अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ करने जा रहे हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता चलूँ कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। यानी हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट यूज़ किया है, लेकिन हकीकत यही है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही यूज़ कर रहे होते हैं। यानी हमारी कम्युनिकेशन, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या वर्ब होती है या एडजेक्टिव या एडवर्ब या इंटरजेक्शन या प्रेपोजिशन या कंजक्शन। यानी इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ तो होता है जो हम बोलते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने बोलचाल में से नाउन को निकाल दें, प्रोनाउन को निकाल दें, वर्ब को निकाल दें, एडवर्ब को निकाल दें, इंटरजेक्शंस को निकाल दें, एडजेक्टिव को निकाल दें, प्रेपोजिशन को निकाल दें, कंजक्शंस को निकाल दें, तो डियर स्टूडेंट्स पीछे सिर्फ और सिर्फ खामोशी बचती है। तो यानी अगर हम इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने बोलचाल से निकाल दें तो पीछे सिर्फ और सिर्फ खामोशी बचती है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं जिनकी मदद से हम बोलचाल करते हैं, जिनकी मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिनकी मदद से हम डिस्कशन करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो कुछ भी हम बोलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। तो ये सारे नेम मैंने ले लिए हैं, ये सामने आप लोगों के लिखे हुए हैं। नाउन, प्रोनाउन, राइट साइड पे लिखा हुआ है वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, और लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और कंजक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर ज़रा गौर करें तो आपको नाउन और प्रोनाउन को मिलाने वाला एक एरो भी नज़र आ रहा है। अब इसका काम क्या है? प्रोनाउन की तरफ से ये एरो जाता है और नाउन में जा घुसता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से देखिए तो आपको बहुत सारी बात समझ आ जाएगी कि जब नाउन नहीं होगा तो उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन का काम ही ये है कि वो नाउन को सपोर्ट करता है। जिस तरह एक क्लास में अगर टीचर नहीं होता तो वहाँ पे जो CR होता है उसको ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं कि वो क्लास को मैनेज करे। इसी तरह जब नाउन नहीं होगा तो ये ज़िम्मेदारियाँ कौन निभाता है नाउन की जगह पे? प्रोनाउन। तो जिस तरह अली है तो अली की जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही। अगर आलिया है तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी। अगर अली एंड आलिया दोनों हैं तो उनकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं दे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये तफसील नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि नाउन की जगह पे क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। जो जब नाउन नहीं होगा तो नाउन की गैर मौजूदगी में उसको रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन के जो साथ एरो मिला रहा है नाउन और प्रोनाउन को, उसके नीचे ज़रा देखें, इसी एरो को मिलाने के लिए एक बड़ा एरो आ रहा है एडजेक्टिव की जानिब से। यानी जो एडजेक्टिव और इस एरो दोनों को टच कर रहा है, ये बड़ा मायने खेज एरो है। डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रा आप गौर से देखें तो ये एडजेक्टिव से आता है और ये नाउन और प्रोनाउन को मिलाने वाले एरो को टच कर रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों ये नाउन और प्रोनाउन को मिलाने वाले एरो को टच कर रहा है। ये अकेले नाउन को टच नहीं कर रहा, ये अकेले प्रोनाउन को टच नहीं कर रहा, बल्कि दोनों को टच कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का जो काम है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना है। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन, सॉरी ये नाउन की किस्म नहीं है, मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, वो सेंटेंस में गड़बड़ हो गई। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन,
कि वो शख्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अली है, तो मैं कहता हूँ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, अली कैसा शख्स है, कैसी उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो एक आदमी से मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन अली, अली किस किस्म का शख्स है, तो उसने बताया जी वेरी गुड, बहुत अच्छा आदमी है। दूसरे से पूछा, उसने बताया जी नो वेरी बैड पर्सन। यानी क्या था, बैड भी एडजेक्टिव है और गुड भी एडजेक्टिव है। तो बताया किसने, किसके बारे में बता रहे हैं, अली के बारे में बता रहे हैं। अली क्या है, अली नाउन है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है, क्वालिटीज़ बताना। वो क्वालिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो क्वालिटीज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि एडजेक्टिव ने बताना सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है एडजेक्टिव का। क्या काम है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता देना। यानी नाउन और प्रोनाउन में अच्छी या बुरी आदतें जो भी हैं वो बताना एडजेक्टिव का काम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये काम किसी और का है ही नहीं। तो एडजेक्टिव का काम क्या है, डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव का काम नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना है। अच्छाइयाँ भी बतानी है नाउन और प्रोनाउन की, बुराइयां भी बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन और प्रोनाउन की अच्छाइयां और बुराइयां बताने की ड्यूटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसकी लगी हुई है, तो आंसर है एडजेक्टिव की। यानी अगर आप जो भी नाउन हो उसके साथ ये लगा दें कि व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म का, तो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर जो होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बुक है, मैं कहता हूँ व्हाट काइंड ऑफ बुक, ये बुक किस किस्म की है, अच्छी है बुरी है। तो अच्छा बताना होगा तब भी एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। अगर बुराई, उसकी बुराई बतानी होगी बुक की, अगर उसके बारे में कुछ बुरा बताना होगा तब भी हमें एडजेक्टिव ही यूज़ करना होगा। तो सिंपल सी बात है, मुख्तसर करता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों बताना एडजेक्टिव का काम है। एडजेक्टिव की सिंगल ड्यूटी यही है कि उसने नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते रहना है, उनकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ बताते रहना है। अच्छा, उसके बाद आ गया वर्ब, और एडवर्ब के साथ भी एक एरो लगा हुआ है, नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, गौर करें। एडवर्ब से वर्ब की जानिब आ रहा है, यानी वर्ब से रिलेटेड जितने भी आंसर होंगे एडवर्ब की ड्यूटी ये लगी हुई है कि उसने वर्ब के बारे में बताना है। एडवर्ब की ड्यूटी क्या है, वर्ब के बारे में, मेन ड्यूटी। याद रखें, ये मैं वर्ड यूज़ करूँ, मेन ड्यूटी। वैसे इसके 3 फंक्शन हैं, उनमें से एक जो बेसिक फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है एडवर्ब का, वो यही है कि इसने वर्ब के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज हो रहे हैं, आप लोगों के माइंड में भी रेज हो रहे होंगे। क्या क्वेश्चन है, व्हेन, कि ये लेक्चर मैंने कब डिलीवर किया, ये लेक्चर मैंने कब बनाया। वाई, ये लेक्चर मैंने क्यों बनाया। वेयर, ये लेक्चर मैंने कहाँ बनाया। हाउ, ये लेक्चर मैंने कैसे बनाया। हाउ लॉन्ग, ये लेक्चर मैंने कितनी देर में बनाया। हाउ ऑफन, और ये लेक्चर मैंने कितनी दफ़ा बनाया। तो ये सारे क्वेश्चन, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे रिलेटेड यही क्वेश्चन होता है कि वो काम हमने कब किया, कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया, कितनी दफ़ा किया और कितनी देर में किया। तो काम के हवाले से इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में कौन देता है, एडवर्ब देता है। इंग्लिश में इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने की जिम्मेदारी जो है वो एडवर्ब की है। यानी एडवर्ब एक कैमरे की तरह काम करता है, यानी कैमरा लगा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि काम इतनी देर इस जगह पे बैठ के, यानी कुर्सी पे बैठ के या सोफे पे बैठ के, कहाँ बैठ के लेक्चर दिया, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वो बताएगा। कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कैमरे का काम करता है, और वो कैमरा वो जो एहसास समझ भी रखता है, वो बताएगा भी काम क्यों किया, वो ये भी बताएगा कि काम कैसे किया। यानी कैसे का तो समझ आ सकती है एडवर्ब को, कैमरे को, कि आदमी जो है वो
तेज़ी से काम कर रहा है या सुस्त रवि से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है या बुरे तरीके से काम कर रहा है, ये तो बात समझ में आ जाती है, यानी क्यों की समझ उसे शायद नहीं आती। लेकिन एडवर्ब का काम इस क्यों का आंसर देना भी होता है। यानी एडवर्ब कितने क्वेश्चन के आंसर देता है डियर स्टूडेंट्स, यानी जब भी कोई काम होगा तो उस काम के हवाले से ये क्वेश्चन रेज होंगे और उनके आंसर देगा एडवर्ब। कौन से क्वेश्चन? व्हेन काम कब हुआ, वेयर काम कहाँ हुआ, वाई काम क्यों किया गया, हाउ काम कितनी दफ़ा किया गया, हाउ ऑफन काम कितनी दफ़ा किया गया, एंड हाउ लॉन्ग और काम कितनी देर में किया गया। सिंपल सी बात, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितनी दफ़ा, कितनी देर में। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब देता है। तो डियर स्टूडेंट बात समझ में आ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब का काम पता चल गया। मेन फंक्शन क्या है? वर्ब के बारे में बताना। वर्ब क्या है? काम, यानी जो काम हम करते हैं वो वर्ब है। वो काम कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितनी दफ़ा, कितनी देर में किया, वो एडवर्ब है। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन में क्या क्वालिटीज़ हैं, व्हाट काइंड ऑफ दे वर दे आर दे, तो उसके बारे में बताना किसकी जिम्मेदारी है? एडजेक्टिव की जिम्मेदारी है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना एडजेक्टिव का काम है, वर्ब के बारे में बताना एडवर्ब का काम है। सिंपल सी बात है, ये आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे पास बच गया इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस का काम क्या है? इंटरजेक्शन का सीधा काम ये है कि ये एक्सट्रीम इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन एक्सट्रीम इमोशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाओ, हुर्रे, ब्रेवो, यानी एक्सट्रीम इमोशंस से जब आप खुशी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइड पे पहुंच जाएं तब आपके मुंह से जो अल्फाज निकलें तो वो भी इंटरजेक्शन। अगर गम में आपके मुंह से कोई एक्सट्रीम सॉरोज में आपके मुंह से कोई अल्फाज निकले तो वो आपके क्या होंगे? इंटरजेक्शंस होंगे। अब लेफ्ट साइड पे चलें तो पता चलता है वहाँ पे प्रेपोजिशन मौजूद है। इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन का क्या काम है? ये स्टूडेंट्स याद रखें, इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पे भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है, यानी प्रेपोजिशन होते क्या हैं? टू होता है, इन होता है, ऑन होता है, विद होता है, ऑफ होता है, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस का काम क्या है? प्रेपोजिशन का काम ये है कि इसने एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए और एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात पता चल गई, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए। प्रेपोजिशनल फ्रेज की ही आगे दो टाइप्स हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आज के लेक्चर के बाद कम से कम आपको ये पता चल जाए कि एडजेक्टिव का काम क्या है, कम से कम आपको ये पता चल जाए कि प्रेपोजिशन क्या है, कम से कम आपको ये पता चल जाए कि एडवर्ब क्या है, और कम से कम आपको ये पता चल जाए कि इंटरजेक्शन क्या है और कंजक्शन का इस्तेमाल क्यों होता है। हाँ, कंजक्शन का इस्तेमाल होता है क्लॉजेस बनाने के लिए। कंजक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन जो मौजूद है ये क्लॉजेस बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों के बारे में बताने के लिए एडजेक्टिव का काम, और एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। इसका मेन फंक्शन वर्ब के बारे में बताना है। वर्ब के बारे में क्या बताना है ये मैंने पहले बता दिया आपको कि वर्ब जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने की कोई वजह भी होती है, काम करने का कोई तरीका भी होता है, ठीक है, उस काम करने की कोई जगह भी होती है, उस काम करने का कोई वक्त भी होता है। इन सब के बारे में बताना एडवर्ब की जिम्मेदारी है। और प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया कि एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। और कंजक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कंजक्शन का इस्तेमाल होता है क्लॉजेस बनाने के लिए।
और इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है एक्सट्रीम इमोशंस का इजहार करने के लिए। जब हम एक्सट्रीम इमोशन का इजहार करते हैं तो वो इंटरजेक्शन में होता है। तो इंटरजेक्शन की मैंने एग्जांपल दी है हल्की फुल्की आपको। तो ये आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। 8 हैं, इन सब के फंक्शन मैंने बता दिए। कंजक्शन क्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज होते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। और एडजेक्टिव का काम नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना होता है, एडवर्ब का काम वर्ब के बारे में बताना होता है, इंटरजेक्शन का काम एक्सट्रीम इमोशंस के बारे में बताना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, साथ ही मैंने नीचे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लास्ट में देखें ज़रा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इनको भी मैंने सोचा कि इस लेक्चर में जो है वो एडजस्ट कर दूं, क्योंकि ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जारी बात है, बात तो हम सेंटेंस में ही करेंगे ना। तो जो बात हम सेंटेंस, जो कुछ हम बोलते हैं वो एक तो बात क्लियर होगी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन हम तो सेंटेंस में बात करते हैं, तो सेंटेंस में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में एडजस्ट कहाँ पे होते हैं। लास्ट में देखिए ज़रा, ऊपर की तरफ आना है आप लोगों ने। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। कितने हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? 2, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 हैं बेसिकली, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। और इससे ज़रा और ऊपर आए तो आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर में, और साथ में आपको प्रीडिकेट नज़र आ रहे हैं। प्रीडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है, प्रीडिकेट एक से ज़्यादा वर्ड के भी हो सकते हैं। तो प्रीडिकेट मैक्सिमम जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ठीक है, हेल्पिंग में अकेला लिखा हुआ है, शायद उसके साथ से वर्ब मिसिंग हो गई, तो लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ही है। तो प्रीडिकेट में कितने शामिल हो सकते हैं? वर्ब अकेली भी शामिल हो सकती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी शामिल हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी भी आ सकता है, और हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी ये सारे भी आ सकते हैं। तो प्रीडिकेट में कोई कंपल्शन नहीं है कि वो सारे के सारे हों, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं। तो इसकी बाद में मैं और एग्जाम्पल्स भी आगे साथ में एडजस्ट करूँगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डियर स्टूडेंट पता चल गया कितने हैं? 2 हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, और प्रीडिकेट आगे कितने हैं? 4 हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ये बाद में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट ये बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रीडिकेट में आगे ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को हम डिस्कस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि इनकी बुनियाद कहाँ से है और ये कैसे हेल्पिंग वर्ब बनते हैं और कैसे इनसे टेंस फॉर्म होते हैं। तो ये सारा कुछ हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मेरा मकसद जो है ये है कि हमें पता चले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। फिर आगे हमें पता चल गया प्रीडिकेट में हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब एरो नज़र आ रहे हैं, आप ऊपर ज़रा देखें, ज़रा ऊपर से नीचे की जानिब एरो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नाउन और प्रोनाउन को मिलाने वाला एरो है। इस एरो में से एक एरो निकल रहा है सब्जेक्ट की जानिब और एक एरो निकल रहा है ऑब्जेक्ट की जानिब। इसके मतलब को समझें डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं में से एक एरो ऑब्जेक्ट की जानिब जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मज़े की बात है डियर स्टूडेंट्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है और प्रोनाउन है ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? या तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नाउन और प्रोनाउन के एरो में से जो निकलने वाले 2 एरो हैं, एक सब्जेक्ट की जानिब जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की जानिब जा रहा है। यानी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और मज़े की बात बताऊं, एडजेक्टिव किन के साथ आता है? नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है। तो इनडायरेक्टली एडजेक्टिव भी अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन का सहारा लेकिन ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये टाइम नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे होता है, और ये बात आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है।
अब दूसरा एक और एरो, 2 एरो आ रहे हैं वर्ब के नीचे से। ये तो आपको पता है कि वर्ब से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बनते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कहाँ से आए? वर्ब से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ से आए? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से। समझ आई बात? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से। तो बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों आ सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन तो मस्ट है, बेसिक मेन प्लेस जो है वो नाउन और प्रोनाउन की है। एडजेक्टिव ऐसे ही ख्वाम में, जैसे हम कहीं पे मेहमान जाए तो हमारे साथ कोई चल उठे कि हाँ भी मुझे भी ले चलो आप वहाँ पे, तो वैसे उसका कोई ख़ास ताल्लुक होता नहीं है, लेकिन वो हमारी निस्बत से वहाँ पे जाता है। तो इसी तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव का बेसिक को ख़ास वहाँ पे पर्पस है नहीं, लेकिन वो किसकी ख़ास जगह है नहीं, लेकिन वो किसके सहारे पे चला जाता है? वहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का सहारा लेकर वहाँ पे जा सकता है। तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जा सकता है, लेकिन किसका सहारा लेकर? नाउन और प्रोनाउन का सहारा लेकर। ये बाद में हम एग्जाम्पल से मैं ये सारी चीज़ें, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो बाद में ये सारी चीज़ें मैं प्रूव करूँगा आपके सामने, ठीक है? तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। उसके बाद एडवर्ब जो है वो जारी बात है वर्ब के बारे में बताता है। ये कहाँ पे चला जाता है? ये ETC में जाता है। ये मैं एरो लगा नहीं सका यहाँ पे, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एडवर्ब जो होगा वो ETC में आएगा, ना तो वो ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको समझ आ गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिस तरह मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और नाउन और प्रोनाउन का सहारा लेकर एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एडजस्ट होता है, और वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए यहाँ पे एडजस्ट होती है। और एडवर्ब जो है वो कहाँ पे आ जाता है? एडवर्ब आ जाता है हमारे पास ETC में आ जाता है। इंटरजेक्शन भी ETC में आ जाते हैं, ठीक है? और कंजक्शन भी ETC में आता है। कंजक्शन क्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तो अलग से क्लास बन जाती है। और प्रेपोजिशन जो है वो फ्रेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रेज़ बनाने के लिए अगर तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा या एडवर्ब फ्रेज़ होगा, तो उसकी डिफरेंट पोजीशन जो है वो होंगी। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम उस टॉपिक में जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट में एक वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी होते हैं। प्रेडिकेट में एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो, ज़्यादा वर्ड ना हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रेडिकेट एक वर्ड का हो या ज़्यादा वर्ड के हों, ज़्यादा वर्ड के भी हो सकते हैं प्रेडिकेट, और एक वर्ड के भी हो सकता है। तो इनके लिए कंपल्शन नहीं है। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। यानी आप यूं कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ड का भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी होता है। प्रेडिकेट एक वर्ड का भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी होता है। पहले एग्जांपल देखें आप लोगों ने। अब देखना सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है, प्रेडिकेट वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है। हाँ, पहला देखें वर्ड बर्ड्स फ्लाई। सब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं? एक। प्रेडिकेट में कितने वर्ड हैं? एक। सेंटेंस बन गया बर्ड्स फ्लाई। दूसरी एग्जांपल देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब सब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं? एक। ऑब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं? चार। फ्लाई इन द स्काई। अब उससे अगली एग्जांपल देखें, सम बर्ड्स। कितने वर्ड हैं? दो। सब्जेक्ट में दो वर्ड हैं, इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेडिकेट में देखें, डोंट फ्लाई इन द स्काई। ये 5 वर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट वर्ड में भी आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी आता है। सब्जेक्ट वर्ड में भी आता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी आता है। जी डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे देखें द लिटिल चाइल्ड इज स्लीपिंग। लिटिल चाइल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है सब्जेक्ट में, इज स्लीपिंग ग्रुप ऑफ वर्ड है प्रेडिकेट में। टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर ग्रुप ऑफ वर्ड है इसमें सब्जेक्ट में। इज ह्यूमन ग्रुप ऑफ वर्ड है किसमें? प्रेडिकेट में। ओवर क्लास कैप्टन ग्रुप ऑफ वर्ड है सब्जेक्ट में। इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ग्रुप ऑफ वर्ड है प्रेडिकेट में। तो इट इज टेरिबल, इट सिंगल वर्ड है सब्जेक्ट में, इज टेरिबल ग्रुप ऑफ वर्ड है प्रेडिकेट में।
यू हैव डन वेल, यू सिंगल वर्ड है सब्जेक्ट में, हैव डन वेल ग्रुप ऑफ वर्ड है प्रीडिकेट में। यू लव योर एनिमीज, यू सिंगल वर्ड है सब्जेक्ट में, लव योर एनिमीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है प्रीडिकेट में। गॉड मे हैव मर्सी ऑन अस, गॉड सिंगल वर्ड है सब्जेक्ट में, मे हैव मर्सी ऑन अस ग्रुप ऑफ वर्ड है प्रीडिकेट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस है तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगल वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जो हमारा प्रीडिकेट है वो सिंगल वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगल वर्ड है और अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो कैसे बनता है और सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे आते हैं, और नाउन और प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव आता है जिससे जो है वो नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह ओवर क्लास कैप्टन, तो ये कैप्टन जो था वो नाउन था, क्लास और ओवर जो है ये साथ में इसके एज अ एडजेक्टिव आए हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव की मदद से जो है वो नाउन जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल अख्तियार करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये आप लोगों ने याद रखना है कि एडवर्ब का काम क्या है। एडवर्ब का काम ये है कि इसने वर्ब के बारे में बताना है, और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि वर्ब के बारे में उसने क्या बताना है कि वो काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इसके अलावा प्रेपोजिशन मैंने बता दिए थे कि आपको एडवर्ब फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कंजक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो क्लासेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इंटरजेक्शन जो है वो एक्सट्रीम इमोशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा, और इसी से रिलेटेड हम जो है वो अगला लेक्चर जो है वो हम करेंगे। तो इसको ज़रूर आप लोग माइंड में रखिए।